इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन बन गए हैं। तो आंसर होगा सीवी आनंद बोस। आपको जरूर याद होगा, पहले हमारे जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे जगदीप धनखड़, फिर वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बन गए 14 नंबर के। उसके बाद मणिपुर के जो गवर्नर हैं ला गणेशन, उनको पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्ज दे दिया गया। पर अब सीवी आनंद बोस इनको पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल बना दिया गया है। तो इनका नाम अब आप याद रखेंगे। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। और राज्यपाल के बारे में आर्टिकल 153 से 162 में बताया गया है। वैसे भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन रही? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की रही थी ये। और उसी तरह से भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेंगे तो आंसर होगा सुचेता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश की थी। बाकी आप जानते हो अभी इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक बने थे शंकर सुब्रमण्यम। अभी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष बने थे ए बाला सुब्रमण्यम। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक बने थे मृणालिनी श्रीवास्तव। लेकिन चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा अरविंद विरमानी को। तो वरिष्ठ अर्थशास्त्री और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद विरमानी को अभी नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। आप जानते हो ना, योजना आयोग के जगह पे लाया गया था नीति आयोग को सन 2015 में। तो स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कई बार, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। अभी इसके नए उपाध्यक्ष और सीईओ नए बन गए। तो उपाध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर सुमन के बेरी और सीईओ बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर। लेकिन आपसे पूछ लिया जा सकता है इसके पहले उपाध्यक्ष और पहले सीईओ कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे पहले अरविंद पनघड़िया और सीईओ थे सिंधु खुल्लर। बाकी आप जानते हो अभी 27वें लेखा महानियंत्रक कौन बने, यानी कि कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारती दास। 16वें अटॉर्नी जनरल बने आर वेंकटरमणि। और अभी हमारे दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने अनिल चौहान। तो इनके नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय, इसके निदेशक का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इनका नाम क्या है? तो आंसर होगा संजय मिश्रा। तो अभी केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर है, निदेशक है, क्या नाम है उनका? संजय मिश्रा। उनका कार्यकाल अभी 1 साल और बढ़ा दिया गया। एक्चुअली में संजय मिश्रा को 2018 में 2 साल के लिए ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया था, जिसके बाद 2020 और 2021 में उनका कार्यकाल 1-1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। बाकी आप जानते हो अभी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं किशोर कुमार बसा, यानी कि नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के अध्यक्ष बने ये। और संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह हैं। और डीआरडीओ के भी नए अध्यक्ष बन चुके हैं समीर वी कामत। आप लोग बताओ इसरो के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, नवंबर 2022 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सूरज भान को। तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने सूरज भान को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये जो ट्रस्ट है ये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत वित्त के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। बाकी आप जानते हो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे ऋतुराज अवस्थी। इसरो के अध्यक्ष बने हैं एस सोमनाथ। फिक्की के अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा बने। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दे जाओ आप कि आसरा पेंशन योजना को अभी किसने शुरू किया था? और अभी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स आया था, उसमें भारत 41 नंबर पे था, टॉप पे आइसलैंड था। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए? तो आंसर होगा अरुण गोयल। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो अरुण गोयल ये बने हैं इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयुक्त। एक इलेक्शन कमिश्नर पहले से हैं, उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं।
बाकी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को आप नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हो। और वैसे 25 जनवरी को एक और दिन मनाया जाता है, नेशनल टूरिज्म डे। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। और पहली महिला में कौन थी, वी.एस. रमा देवी थी। अभी आपको याद होगा प्रसार भारती के नए CEO बन गए गौरव द्विवेदी नाम है। और ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं रमेश केजरीवाल। फिक्की के अध्यक्ष बने हैं सुब्रकांत पांडा। और अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखते होंगे तो आपको याद होगा अभी भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन बनाया था, तो आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को। याद है आपको? अच्छी बात है, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का उद्घाटन ये कहां पे किया गया, तो आंसर होगा पीथमपुर में। पीथमपुर ये इंदौर के नजदीक है और इसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। इसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। तो इस प्लांट का उद्घाटन किया है हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो इस प्लांट में होगा क्या, यहाँ किसानों के लिए कृषि में काम आने वाले जो भी उपकरण होते हैं वो बनाए जाएंगे, जो भी मशीनरी होती है वो बनाई जाएगी। इसे महिंद्रा और स्वराज ब्रांड ने मिलकर के बनाया है। यहाँ किसानों को किफायती यानी कि सस्ता और सुलभ कृषि मशीनरी उपकरण प्राप्त होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे शुरू हुआ, तो आंसर होगा असम में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे शुरू हुआ, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना, तो आंसर होगा बुरहानपुर। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क, तो आंसर होगा जबलपुर। और आपसे पूछे कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये कहां पे बनेगा, आंसर होगा तेलंगाना में। और प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा उत्तराखंड। और अगर सिंपल आपसे प्रश्न पूछते कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अभी गुजरात का मोडेरा गांव ये भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बना है। और मध्य प्रदेश का मंडला जिला बना है भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। उसके अलावा याद रखना कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना, केरल का कुंभलांगी गांव। अभी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला कौन सा बना, जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। और अगर आपसे पूछे कि हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बना, तो आंसर होगा जामताड़ा, ये झारखंड का है। और देश का पहला अमृत सरोवर कहां पे स्थापित हुआ, उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवई गांव में। तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए, इनको ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए पहले निजी रॉकेट का नाम क्या है, तो आंसर होगा विक्रम एस। तो भारत का पहला निजी रॉकेट जिसका नाम है विक्रम एस, एस मतलब हो गया सब ऑर्बिटल। इसे भी 18 नवंबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया। और इस मिशन का नाम क्या रखा, प्रारंभ। ये जो विक्रम एस है इसको किस कंपनी ने बनाया है, स्काई रूट एरोस्पेस नाम की कंपनी ने बनाया है। और ये भारत की प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हैदराबाद में। इस कंपनी की बात करें, इसकी स्थापना होती है जून 2018 में। इसे 2 लोगों ने मिलकर बनाया था इस कंपनी को। एक का नाम है पवन कुमार चंदना और दूसरे है नागा भरत डका। और इस रॉकेट का नाम इन्होंने क्या रखा, विक्रम एस। यहाँ पे विक्रम जो है ये नाम विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है। और वैसे अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो पिछले साल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि स्काई रूट ने ही भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को बनाया था। याद आया आपको? चलो एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो। अभी हमारे जो रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है कौन, नितिन गडकरी, इन्होंने कहां पर भारत के पहले निजी LNG सुविधा संयंत्र प्लांट का उद्घाटन किया था, तो आंसर होगा नागपुर में। LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस।
और मुकेश अंबानी की कंपनी देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बनाएगी? चेन्नई में। और इसरो का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है? LVM-3, जिसने अभी वन वेब कंपनी के 36 सैटेलाइट्स को कक्षा में स्थापित किया था। और चंद्रयान 3 ये कब लॉन्च होने की घोषणा हुई है? तो आंसर होगा अगस्त 2023 में हो सकता है। अभी मिशन डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? गुजरात के गांधीनगर में। और देखो, इसरो की बात करते हैं, मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1969 में। इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? S सोमनाथ है, नए हैं ये। और इसका मोटो क्या होता है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। इसरो के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ, अभी भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो आंसर होगा लांस नायक मंजू। तो लांस नायक मंजू ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बन गई है। इन्होंने जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है उससे 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। नाम याद रखना, लांस नायक मंजू। अच्छा, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। एक तो अभी इसी साल अगस्त महीने की बात है कि उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा कर किस देश की नौसेना की ऑल वुमेन एयर क्रू ने इतिहास रचा था? तो आंसर होगा भारत। और कौन सा विमान था? डॉर्नियर विमान था। और उसमें कमांडर कौन थी? आंचल शर्मा थी। आप जानते हो भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी है? अभिलाषा बराक। और भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी थी? V ऑलेटी। अच्छा, राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह। और अगर आपसे पूछे कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी? शिरीषा बांदला। पहली थी कल्पना चावला, दूसरी थी सुनीता विलियम्स। अभी अटलांटिक महासागर के ऊपर अकेली उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? तो आंसर होगा आरोही पंडित। और अगर आपसे पूछे कि नॉर्थ पोल को क्रॉस करने वाला इकलौता वुमेन का क्रू था जिसको लीड किसने किया था? जोया अग्रवाल ने। बाकी अपॉइंटमेंट्स कुछ रिसेंटली जो हुए उनकी बात करें तो जैसे अभी लेखा महानियंत्रक कौन बनी? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो भारती दास बनी। और अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए अभी चुना गया, किसे? जो 52वें नंबर का है, आशा पारेख को। अभी CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच। अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के युवा जलवायु चैंपियन बनी है कौन? प्राजक्ता कौली। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे, ध्यान रखना इनको। बढ़ते आगे, फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 ट्रांसजेंडरों को सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक ने सरकारी स्कूलों में 3 ट्रांसजेंडरों को शिक्षक के रूप में चुनकर के इतिहास रच दिया। इन तीनों के नाम क्या है? सुरेश बाबू, रवि कुमार वायार और अश्वत्थामा। तो ये तीनों सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं। इसमें जो सुरेश बाबू हैं ये अंग्रेजी पढ़ाएंगे, जबकि रवि कुमार और अश्वत्थामा ये सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे। आपको याद है भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज कौन बनी थी? जोयता मंडल बनी थी। और अगर एक डे वाला प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी ये कब मनाते हैं? 31 मार्च को। चलो कुछ और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आपका थोड़ा सा टेस्ट भी हो जाएगा इस बहाने। तो बताओ, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा तेलंगाना में खुला, हैदराबाद में। और आप जानते हो कर्नाटक ही बना था ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य, ये भी याद रखना। और केंद्र ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए एक योजना शुरू की थी, बता सकते हो उस योजना का नाम? स्माइल योजना। और बताओ, भारत में ट्रांसजेंडरों के लिए पहली यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई जा रही है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। और अगर आपको याद हो तो ये भी बताओ कि मिस ट्रांस ग्लोबल क्राउन 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय ट्रांसजेंडर कौन बनी थी? तो आंसर होगा श्रुति सितारा, ये केरल से थी। अभी बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर कौन बनी थी? तशरुआ बनी थी। उसी तरह से पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी थी? आंसर होगा सारा गिल। अब आप लोग मुझे बताओ, ये जितने भी प्रश्न आपसे पूछे उसमें से कितनों के उत्तर आपने सही दिए? और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इसी तरह से आपके पुराने जो करंट अफेयर्स है उनका रिवीजन करने के लिए हमने एक रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रखी है।
अब जैसे यहाँ पे आपने देखा हम ट्रांसजेंडर से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हमने इस साल पढ़े हैं वो सारे हमने एक साथ रिवाइज कर लिए। उसी तरह से उस क्लास में भी हम करते हैं। तो उससे क्या होता है, चीज़ों को कोरिलेट करके जब आप पढ़ोगे तो पुराने फैक्ट्स का तो रिवीजन होगा ही सही, साथ में वो चीज़ें आपको याद भी रहने लगेगी। वही तो हमें चाहिए। तो अगर वो रिवीजन क्लास अभी तक आपने देखना स्टार्ट नहीं किया तो एक बार उसे विजिट ज़रूर करें, और अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो उसे कंटिन्यू करें, नहीं मिलता तो मत करें, लेकिन उसके लिए आपको एक बार विजिट ज़रूर करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति की गई? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति ड्रोन के जरिए की गई। क्यों? क्योंकि दुर्गम इलाकों में परिवहन की सुविधा नहीं है, तो वहां तक जाना मुश्किल होता है, इसीलिए ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति की गई। और किस राज्य में ऐसा किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। और ड्रोन ने कितना सफर तय किया? 20 किलोमीटर का। टीके की बात करें तो कौन सा टीका है ये? ओवेक टीका। इसकी 1000 खुराकों की आपूर्ति की गई। और टीका बनाने वाली कंपनी है भारतीय रोग प्रतिरोध लिमिटेड। ये हैदराबाद की कंपनी है। आपको याद है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू हुआ था? तेलंगाना में। और विश्व का पहला टीका ये बना था चेचक का, स्मॉल पॉक्स का। किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। अच्छा चलो मुझे बताओ, अभी ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री जी ने किया था। और अभी स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना था? उत्तराखंड बना था। और किस देश ने ड्रोन के आयात इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था? तो आंसर होगा भारत ने। अभी नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना दुनिया का? इजराइल बना है। और प्रधानमंत्री जी ने भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए कितने किसान ड्रोन शुरू किए थे? 100। देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे खोला गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन भी किया गया था। अच्छा, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पे स्थापित की गई? तो केरल में। अच्छा, इंद्रजाल क्या है? ड्रोन डिफेंस डूम सिस्टम है ये, जिसको ग्रीन रोबोटिक्स हैदराबाद ने बनाया। तो ये भी पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज। तो स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, पहले तो ये याद रखो कौन? कार्लोस अल्काराज इनका नाम है। ये मात्र 19 साल के हैं और अभी एटीपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। बाकी अगर एटीपी की बात करते हैं तो इसे 1972 में पुरुषों के पेशेवर टेनिस खिलाड़ियों के लिए स्थापित किया गया था। ये दुनिया भर में पुरुष टेनिस खिलाड़ियों के लिए विभिन्न टूर्नामेंट का आयोजन करता है। इसका मुख्यालय आपको लंदन में मिलेगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बार ग्रैंड स्लैम खिताब ये किसके नाम है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट के नाम है। 26 ग्रैंड स्लैम है। और सेरेना विलियम के नाम है, ये अमेरिका की टेनिस प्लेयर है, 23 ग्रैंड स्लैम है। और राफेल नडाल के पास, ये स्पेन के टेनिस प्लेयर है, इनके नाम 22 ग्रैंड स्लैम है। अगर मान लो आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए कि T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन से बने? अभी अयान खान बने, ये यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे T20 इंटरनेशनल में 1000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी अभी? तो आंसर हो जाएगा फिर आपका शेफाली वर्मा। और आपसे पूछा जाए कि देश के सबसे युवा स्पीकर अभी कौन बने? तो आंसर होगा राहुल नॉर्वेकर, ये महाराष्ट्र से हैं। अभी 17वीं लोकसभा में अभी सबसे युवा सांसद कौन बनी थी? चंद्रानी मुर्मू बनी थी। 25 वर्ष इनकी आयु है, ये उड़ीसा से है। और उड़ीसा से ही आपकी द्रौपदी मुर्मू भी है जो प्रेसिडेंट बनी है, भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट। और ये किस राज्य की पहली महिला गवर्नर रह चुकी है? ये पूछेंगे तो झारखंड की। अच्छा, आपको बताएं साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं कि किस ग्रैंड स्लैम में मेन सिंगल टाइटल या वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता। तो
तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की पहले बात करें तो उसमें मेन सिंगल टाइटल राफेल नडाल ने जीता है, ये स्पेन के टेनिस प्लेयर है। वुमेन सिंगल टाइटल जीता एशले बार्टी ने, ये ऑस्ट्रेलिया की है और अभी ये संन्यास ले चुकी है। फिर फ्रेंच ओपन हम लोगों ने देखा, जिसे रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है। इसमें मेन सिंगल टाइटल राफेल नडाल ने ही जीता है, जो स्पेन के है। और राफेल नडाल को याद रखना किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। और वुमेन सिंगल टाइटल ईगा स्विटेक ने जीता है, ये पोलैंड की है। उसके बाद हुआ विंबलडन ओपन, इसमें पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। और वुमेन सिंगल टाइटल एलिना रिबाकिना ने जीता है, वो कजाकिस्तान से है। और लास्ट में यूएस ओपन होता है, उसमें वो मेन सिंगल टाइटल जीता है कार्लोस अल्काराज ने, ये स्पेन के हैं। और वुमेन सिंगल जीता है ईगा स्विटेक ने, जो पोलैंड से है। और अगर आपसे स्टैटिक पूछ ले कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो बड़ा आसान है, पहला और आखिरी वाला, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन आपका ग्रास कोर्ट पे होता है। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो आंसर होगा फ्रीजियन कैप। एक्चुअली में जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी उस समय आजादी का प्रतीक थी ये कैप। मतलब इस टोपी को जिसने भी पहना था वे सभी आजादी के समर्थक थे, इसीलिए इस कैप को लिबर्टी कैप भी कहते हैं। ये लाल रंग की टोपी है। और अभी पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 में जो होंगे उसका शुभंकर, उसका मैस्कॉट यही है, फ्रिजियन कैप। और कहाँ पे होंगे 2024 के ओलंपिक पैरालंपिक? पेरिस फ्रांस में होंगे। और याद रखना ये समर ओलंपिक है। और कौन से नंबर के हैं ये ओलंपिक? ये 33वां संस्करण है। और पैरालंपिक की बात करोगे तो ये 17वां संस्करण है। इससे पहले जो ओलंपिक है 32वां संस्करण, समर ओलंपिक जो 32वां था, कौन सा था? टोक्यो ओलंपिक 2020, जिसका शुभंकर क्या था? मिराई तोवा। और पैरालंपिक का शुभंकर था सोमाइती। उसके बाद आपको बताया 2022 में बीजिंग ओलंपिक हुए जो कि समर ओलंपिक थे, उसका शुभंकर था बिंग ड्वेन ड्वेन। और पैरालंपिक का शुभंकर था स्वेन रॉन रॉन। और टोक्यो ओलंपिक में बात करोगे तो टॉप पे अमेरिका था, भारत 48 स्थान पे था। भारत ने 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज जीते थे। वहीं टोक्यो पैरालंपिक की बात करेंगे तो चाइना टॉप पे था, भारत 24 नंबर पे था, भारत ने टोटल 19 मेडल जीते थे। वहीं बीजिंग ओलंपिक की बात करेंगे तो टॉप पे नॉर्वे था और भारत ने कोई मेडल नहीं जीता था। वैसे देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करते हैं तो स्थापना होती है 23 जून 1894 को, इसलिए ओलंपिक डे आप 23 जून को मनाते हो। हेडक्वार्टर लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में हो गया और उसके अध्यक्ष है थॉमस बाक। आपको पता है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2022 में, कहाँ पे? बर्मिंघम यूके में। और ये इसका 22वां ही संस्करण था, जिसका शुभंकर था पेरी द बुल। और इसमें टॉप पे ऑस्ट्रेलिया रहा, भारत चौथे स्थान पे रहा। भारत ने टोटल 61 मेडल जीते थे, उसमें से 22 गोल्ड है। उसके अलावा याद होगा 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था, अभी पहली बार भारत में हुआ था ये, कहाँ पे? चेन्नई में हुआ। उसका शुभंकर क्या था? थम्बी। और उसमें टॉप पे रहा था उज्बेकिस्तान। अभी 36 नंबर के राष्ट्र खेल नेशनल गेम हुए थे गुजरात में, उसका शुभंकर था सवज, मतलब होता है शावक। और अगले साल जो नेशनल गेम्स होंगे 37th, वो कहाँ पे होंगे? गोवा में। बाकी अभी अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप हुए थे, कहाँ पे? भारत में। उसका शुभंकर था ईभा, जो कि एक एशियाई शेरनी है। इसमें टॉप पे थी स्पेन की टीम और इसने किसको हराया, यानी कि उप विजेता कौन सी टीम है? कोलंबिया है। अच्छा ये तो आपने बता दिया कि 2024 वाले जो ये ओलंपिक है ये कहाँ पे होंगे? पेरिस फ्रांस में होंगे। 2026 वाले कहाँ पे होंगे? और ये 26 वाले विंटर ओलंपिक है, ये होंगे इटली में। फिर 2028 वाले जो कि समर ओलंपिक है वो अमेरिका में होंगे। और 2032 वाले कहाँ पे होंगे? ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो ये भी आप ध्यान रखना पॉइंट्स। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने एशियन कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2022 में कांस्य पदक जीत करके इतिहास रच दिया? तो इनका नाम है मणिका बत्रा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 की। अब आप कहोगे ये कहाँ पे हुआ? ये थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में हुआ। तो इसमें भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर जो ये है मणिका बत्रा, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत करके इतिहास रच दिया। अब कैसे रचा इतिहास? क्योंकि इसी के साथ मणिका बत्रा कॉन्टिनेंटल मीट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इन्होंने जापान की हिना हयाता को हराया। वैसे इनसे पहले
चेतन बाबर 1997 में सिल्वर और सन 2000 में ब्रोंज जीतने वाले अकेले भारतीय खिलाड़ी थे। और अब ये दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई मनिका बत्रा, और भारतीय महिलाओं में ये पहली बनी है। अच्छा, टेबल टेनिस का जैसे ही मैंने नाम लिया, आपके माइंड में एक प्रश्न क्लिक करना चाहिए या एक नाम आना चाहिए जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? अचंता शरद कमल की। टेबल टेनिस प्लेयर से इनका संबंध है। कहाँ से हैं ये? तमिलनाडु से हैं। क्यों नाम इंपॉर्टेंट है? अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 जीता है इन्होंने, और अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट आयोग के सदस्यों के रूप में 10 खिलाड़ियों को चुना गया था, याद है आपको? उसमें ये भी एक शामिल थे। उसके अलावा अभी अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी ये बने थे, तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। वैसे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात कर लें तो स्थापना होती है 1926 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड में। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, उत्तर पूर्वी ओलंपिक खेलों में टॉप पे कौन रहा? तो आंसर होगा मणिपुर। तो मणिपुर ये पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में 85 गोल्ड मेडल के साथ, टोटल इसने 237 मेडल जीते जिसमें से 85 गोल्ड है। तो इसके साथ मणिपुर लगातार दूसरे साल इस उत्तर पूर्वी ओलंपिक खेलों में टॉप पे रहा है, जबकि असम 81 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर रहा अरुणाचल प्रदेश। अब आप पूछोगे ये पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए? तो पढ़ा था हम लोगों ने, मेघालय में हुए। प्रश्न को ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर पूछे कहाँ पे हुए तो मेघालय में। टॉप पे कौन रहा? तो मणिपुर आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि इंडियन ओलंपिक कमेटी की, तो स्थापना होती है 1927 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रेसिडेंट है अदल सुमरेवाला और सेक्रेटरी जनरल है राजीव मेहता। वहीं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करते हैं जहां पे स्थापना होती है 29 जून 1894 में, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, और प्रेसिडेंट है थॉमस बक। आप जानते हो, अभी हमने पढ़ा भी था 2024 में जो 33वें नंबर का समर ओलंपिक होगा पेरिस फ्रांस में, उसका शुभंकर आ गया। क्या है मैस्कॉट? फ्रिजियन कैप। और इससे पहले 32वें नंबर के जो समर ओलंपिक हुए थे, यानी कि हम बात कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की, उसमें शुभंकर क्या था? मैस्कॉट था मिराई तोबा और सोमाइती। उसमें टॉप पे अमेरिका था, भारत 48 नंबर पे था, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ। वहीं टोक्यो पैरालंपिक की बात करें, टॉप पे चाइना था, भारत 24वें स्थान पे था 19 मेडल के साथ। और फिर 2022 में विंटर ओलंपिक हुए यानी कि बीजिंग ओलंपिक, टॉप पे उसमें नॉर्वे था, भारत ने कोई मेडल नहीं जीता। हमारी करंट अफेयर्स नहीं बढ़ाई, अच्छी बात है। अब ये 2024 में समर ओलंपिक होंगे पेरिस में, उसके बाद 2026 में विंटर ओलंपिक होंगे इटली में, फिर 2028 में समर ओलंपिक होंगे अमेरिका में, और 2032 के समर ओलंपिक ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो कि अभी किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान में, और इसका शुभंकर क्या था? मैस्कॉट शेरू था। आप जानते हो अभी 36वें राष्ट्र खेल नेशनल गेम्स हुए थे गुजरात में, जिसमें टॉप पे सर्विसेज था, सेकंड पे महाराष्ट्र था, और अगले साल जो 37वें नंबर के नेशनल गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? गोवा में होंगे। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन भी हुआ बर्मिंघम यूके में, जो कि इसका 22वां संस्करण था। उसमें टॉप पे तो ऑस्ट्रेलिया था, भारत चौथे स्थान पे था 22 गोल्ड के साथ। उसका शुभंकर क्या था? पेरी द बुल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको रिवाइज करवाए, इनको ध्यान रखना। और गाइस, सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर देना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 नवंबर को। तो भारत में हर साल 18 नवंबर को नेशनल नेचुरोपैथी डे के रूप में मनाया जाता है। और 18 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि 18 नवंबर 1945 में महात्मा गांधी जी ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष बने थे। अच्छा, अगर आपसे पूछे अभी वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अप्रैल को। अभी हमने 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया था, कब? 23 अक्टूबर को। ये धन्वंतरी जयंती के दिन मनाया जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ डे ये 7 अप्रैल को मनाते हैं। और आप जानते हो आयुष मंत्री कौन है हमारे? सर्बानंदा सोनोवाल है। अच्छा, आयुष की फुल फॉर्म क्या हो जाती है वैसे? ए मतलब होता है आयुर्वेद, वाई मतलब होता है योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, यू मतलब हो गया यूनानी, एस मतलब हो गया सिद्धा, और एच मतलब हो गया होम्योपैथी।
चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 नवंबर को। तो हर साल 19 नवंबर को विश्व भर में वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? ऐसे लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना जिनके पास आज के जमाने में भी सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय नहीं है, और वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए कार्रवाई शुरू करना इसका मुख्य उद्देश्य है। थीम क्या है? लेट्स मेक द इनविजिबल विजिबल, यानी कि आइए अदृश्य को दृश्य बना है। तो बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य भर में बाजरा की खेती का विस्तार करने के लिए बाजरा मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी असम में बाजरे की खेती का विस्तार और वृद्धि करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम बाजरा मिशन शुरू किया है। बाजरे से दो प्रश्न आपको जरूर याद रखने चाहिए। एक तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में घोषित किया था। और अभी उड़ीसा ने किस दिन को बाजरा दिवस के रूप में मनाया? 10 नवंबर को। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने कांटी वेलुगु योजना को फिर से शुरू किया? तो आंसर होगा तेलंगाना ने। तो अभी तेलंगाना सरकार ये कांटी वेलुगु योजना को फिर से शुरू कर रही है। इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना में निःशुल्क आंखों की जांच, सर्जरी और लाभार्थियों को आवश्यकता अनुसार चश्मे का वितरण किया जाएगा। इससे पहले आपको याद हो तो दलित बंधु योजना को शुरू किया था तेलंगाना ने, नेथन्ना बीमा योजना को शुरू किया था तेलंगाना ने, आसरा पेंशन योजना ये भी है तेलंगाना की। और बताओ, भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनेगा? तेलंगाना में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये संत रामानुजाचार्य जी की स्टैचू है, 216 फीट ऊंची है। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मुद्रा में स्टैचू है, हैदराबाद में आपको मिलेगी। अब तेलंगाना की इतनी बात हो ही रही है, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, और भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये हैदराबाद में ही स्थापित किया गया। और अभी यूनाइटेड नेशन ने मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी मान्यता दी है 2021 के लिए। और भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम संग्रहालय ये भी खुला है हैदराबाद में ही। इसी तरह से भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क भी खुला है हैदराबाद में। अच्छा, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। और 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी थी? रामप्पा मंदिर, जिसे काकते रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ये आपको तेलंगाना में मिलेगा। बथुकम्मा फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है, फूलों का त्योहार भी इसको कहते हैं। अभी आपको याद होगा जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं कौन? के चंद्रशेखर राव। अभी इन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदल लिया, TRS तेलंगाना राष्ट्र समिति से BRS भारत राष्ट्र समिति कर दिया। अभी तेलंगाना ने BR अम्बेडकर जी के नाम पे नए तेलंगाना सचिवालय परिसर का नाम भी रखा है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना आप। चलो फिर बताओ, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ये किस राज्य में शुरू किया गया है, यानी कि इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट? तो आंसर होगा मिजोरम में। और ये इसका कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करना। और मिजोरम पहली बार इस मार्ट की मेजबानी कर रहा है। आपको याद होगा अभी वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट, इसका आयोजन हुआ था लंदन में, जहां पे अभी केरल को रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड भी मिला था, याद है ना आपको? फिर बताओ, नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये 25 जनवरी को मनाते हैं, जिस दिन नेशनल वोटर्स डे भी होता है। और वर्ल्ड टूरिज्म डे ये 27 सितंबर को होता है। इसी तरह से आपको याद होना चाहिए, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 को जारी किया था। उसमें भारत 54 नंबर पे था और टॉप पे था जापान। और अभी आपको याद होगा, अभी स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा को, जिनका संबंध भाला फेंक से है। और अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पहली पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल किसे चुना है? तो आंसर होगा वाराणसी को। और बताओ, अभी भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। बताओ, अभी हाल ही में अब्बास मुंतसिर का निधन हो गया, वे कौन थे? तो आंसर होगा बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। तो भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित गुलाम अब्बास मुंतसिर का भी निधन हो गया। और इनका नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि
वे अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले बास्केटबॉल प्लेयर थे। अच्छा, इसी तरह से एक नाम मैं आपको बताऊंगा, नंदू नाटेकर का नाम। इनका भी निधन हो चुका है और 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बैडमिंटन प्लेयर थे। बैडमिंटन से उनका संबंध था। इन्हें 1961 में स्थापित पहला अर्जुन अवार्ड मिला था, इसलिए उनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। बाकी आप जानते हो भारत के पहले स्टील मैन का निधन हो गया, उनका नाम था जमशेद जे ईरानी। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी का भी निधन हो गया। और अभी दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का भी निधन हो गया, वे ईरान से थे। और भारतीय इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है जिनका भी निधन हो गया, BK सिंघल को। उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी जिनका निधन हो गया, जयंती पटनायक। पॉन्ड मैन के नाम से मशहूर थे कलमाने कामेगौड़ा, इनका निधन हो गया। और 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे सुशोभन बंदोपाध्याय, पश्चिम बंगाल से थे ये, इनका भी निधन हो गया। और कन्नड़ के कबीर के नाम से कौन फेमस थे जिनका निधन हो गया, इब्राहिम सुतार। तो ये नाम भी अभी न्यूज में थे, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया? तो आंसर होगा होमर। तो अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में घोषित किया है। होमर ये एक लोकप्रिय अमेरिकी खेल होता है बेसबॉल, उसमें होम रन जब लगता है तो उससे ये संबंधित है। अभी आपको याद होगा कॉलिंस डिक्शनरी ने पैरामैक्रेसिस को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना था, और अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने चुना है होमर को, तो ये ध्यान रखना। फिर बताइए, अभी नवंबर 2022 में कारतूस साहब अ सोल्जर स्टोरी ऑफ रेजिलियंस इन एडवर्सिटी नाम की बुक को किसने लिखा है? इयान कार्डोजो ने। तो युद्ध के मैदान में अपना ही पैर काटने वाले मेजर जनरल इयान कार्डोजो ने अपनी एक नई बुक अभी लॉन्च कर दी है, और इस बुक का नाम है कारतूस साहब अ सोल्जर स्टोरी ऑफ रेजिलियंस इन एडवर्सिटी। वे भारतीय सेना के पहले युद्ध विकलांग अधिकारी थे जिन्होंने एक बटालियन और एक ब्रिगेड की कमान संभाली थी, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्लेयर शेन वॉटसन ने अभी बुक लिखी है विनिंग द इनर बैटल नाम से। और एक फ्रांसीसी लेखक हैं रेने नाबा, अभी इन्होंने एक बुक लिखी है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। हरदीप सिंह पुरी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, ये पेट्रोलियम मंत्री हैं, अभी एक बुक लिखी है इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। डॉक्टर बिमल जालान की बात करेंगे, पूर्व RBI गवर्नर है। इस साल 2 बुकें लिखी है इन्होंने, पहली लिखी थी द इंडिया स्टोरी और अभी दूसरी लिखी है फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस। और बॉब डायलन, अभी कौन सी बुक लिखी इन्होंने, द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। शशि थरूर है कांग्रेस के नेता, अभी इन्होंने कहा ये अंबेडकर जी के ऊपर एक बुक लिखेंगे, उसका नाम है अंबेडकर अ लाइफ। और PC बालासुब्रमण्यम रजनी मंत्र नाम से बुक लिखी। उसके अलावा भारतीय महिला हॉकी टीम के जो पूर्व कोच रहे सॉजर्ड मारिजन, अभी विल पावर नाम से बुक लिखी उन्होंने। और सूबेदार मेजर यादव की बात करेंगे, द हीरो ऑफ टाइगर हिल नाम से बुक लिखी है इन्होंने। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का भी हमने यहाँ पे रिवीजन किया, ये आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे, तो बताइए, अभी नवंबर 2022 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जयपुर में। तो डॉक्टर BR अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, इसका शिलान्यास कहाँ पे किया गया? राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। जयपुर में एक स्थान है बगरू, वहां पे। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने इसका शिलान्यास किया। अच्छा, BR अंबेडकर से आपको याद आएगा करंट अफेयर्स के 2 प्रश्न। एक तो शशि थरूर ने इनके ऊपर एक बुक लिखने की बात कही है, बुक का नाम होगा अंबेडकर अ लाइफ। और इनकी एक स्टेचू बनी है जिसे स्टेचू ऑफ नॉलेज कहते हैं, कहाँ पे? महाराष्ट्र के लातूर में 70 फीट ऊंची वो स्टेचू है। और तेलंगाना ने अपने सचिवालय का नाम BR अंबेडकर के नाम पे रखा है, ये भी याद रखो। और आपको याद है संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर BR अंबेडकर को। कब? 29 अगस्त 1947 को। और इस समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और अध्यक्ष को हटाकर के सदस्य पूछेंगे तो 6 हो जाएंगे। प्रश्न पे ध्यान देना बस आप थोड़ा सा कि क्या पूछ रहा है वो। और यहां से एक और प्रश्न बनता है कि पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता
ये किस किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि कब हुआ था? 1932 में। और कहां पे हुआ था? पुणे की यरवदा जेल में। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पूना पैक्ट का संबंध किससे था? तो आंसर होगा पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से इसका संबंध था। और बी आर अम्बेडकर ने किससे संविधान की आत्मा कहा? आर्टिकल 32 को। और बात यहाँ पे जयपुर की है तो आपको याद आएगा कि भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये जयपुर में ही बनेगा। और देश का पहला कोचिंग हब ये कहाँ पे स्थापित होगा? जयपुर में ही। देश का सबसे ऊंचा ओपीडी टावर कहाँ पे बना? जयपुर में ही। और राजस्थान सरकार ने फ्री में कोचिंग देने के लिए एक योजना शुरू की थी, उसका नाम है अनुप्रीति योजना। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश ने अभ्युदय योजना शुरू की थी और झारखंड ने सारथी योजना शुरू की थी। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी 14 से लेकर 25 नवंबर 2022 तक किस देश में साइट्स कोप 19 की बैठक आयोजित की जा रही है? तो आंसर होगा पनामा। आपको बताया अभी जलवायु परिवर्तन का कोप 27 का आयोजन ये कहां पे हुआ? मिस्र में, यानी कि इजिप्ट में। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं CITES की। ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, यानी कि जीव जंतु की। और इसका उद्देश्य क्या है? जो भी संकटग्रस्त जीव जंतु हैं उनकी अवैध तस्करी को रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी स्थापना होती है 1975 में। और याद रखना, इसकी स्थापना के एक साल बाद ही, यानी कि 1976 में ही भारत इसमें शामिल हो गया था। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसी का दूसरा नाम या इसी को कहा जाता है वह विश्व वन्य जीव सम्मेलन। और इसके सदस्य देशों की अभी 19वीं बैठक यानी कि कोप 19 का आयोजन हुआ पनामा में। तो इतना आप याद रखना। लेकिन अगर हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की जो पहली बैठक है कोप 1, उसका आयोजन हुआ था बर्लिन में 1995 में। अच्छा, एक रेड डेटा बुक होती है और इस बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों को रखा जाता है। कौन जारी करता है इस बुक को? IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। IUCN की स्थापना होती है 1948 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 19 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। और इस तरह से ये राज्य का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा होगा। ये सभी मौसम में संचालन सुनिश्चित करने के लिए अति आधुनिक सुविधाओं से लैस है। और हवाई अड्डे का नाम डोनी और पोलो यानी कि सूर्य और चंद्रमा के नाम पर रखा गया है। चलिए फिर बताइए, अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो अभी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन? डॉक्टर मणिक शाह। अभी इन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को राज्य के प्रत्येक लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए और लोगों और सरकार के बीच में एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए एक नया पोर्टल जिसका नाम है अमर सरकार, इसको लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल की मदद से लोग ग्राम समिति के अधिकारियों के माध्यम से अपनी समस्याओं और शिकायतों को दर्ज कर सकेंगे। आपको याद हो तो इससे पहले राज्य सरकार ने अभी मोदी जी के जन्मदिन पर हर घर सुशासन पहल को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य था डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करना। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस एक्सेलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग यानी कि एक्सेल अवार्ड 2022 जीता? तो आंसर होगा भारत। तो अभी थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो भारत है ये परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए एक्सेल अवार्ड 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है। तो कंट्री कैटेगरी यानी कि देश श्रेणी में ये पुरस्कार इसको दिया गया। और आधुनिक परिवार नियोजन विधियों तक पहुंच में सुधार लाने के लिए भारत को ये पुरस्कार मिला है। आप जानते हो बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए TX2 अवार्ड 2022 ये किसे मिला था? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, जो आपको मिलेगा तमिलनाडु में। अच्छा बताओ, थॉमस कप इसका संबंध किससे है? पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसको पहली बार जीता भारत ने इंडोनेशिया को हरा करके। सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट है, यह अभी मलेशिया में हुआ था, इसको भारत ने जीत लिया ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। आप जानते हो साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ये चलेगी चेन्नई और मैसूर के बीच में। अभी स्टील उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है भारत,
पहले पे चाइना है। ध्यान रखना, बढ़ते आगे।